हम लोग लाइव वीडियो जी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जिन लोगों का टॉपिक हमारा है जी इनकम टैक्स रिटर्न 2020, तो क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोगों से कर रहे हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो इसमें हमारे साथ शेयर कर सकता है। वो इसमें आप टाइप कर दें क्वेश्चन, तो मैं कोशिश करूँगा कि वन बाय वन करके सबके जो आंसर्स हैं वो इसमें दिए जा सके। तो लोगों से, दोस्तों से, तमाम से रिक्वेस्ट है तो इस हमारे साथ इसमें ज्वाइन कर लें। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, बाकी जैसे जैसे आप उसमें क्वेश्चन लिखते जाएंगे, कमेंट्स में आप क्वेश्चन लिखते जाएं, तो उसको मैं आपके साथ कोशिश करूँगा कि कुछ वर्बल और कुछ लिख के जिस तरह भी है वो आप लोगों के साथ इसमें शेयर किया जा सके। जी जनाब, सबसे पहले मेरे पास जो कॉमन इशू आ रहा है, एक मिनट जी, एक फ़ोन आ रहा है जी, मैं ज़रा सुन लूँ। हेलो, वालेकुम सलाम। जी जी, ऐसे ही है। नहीं देखे ना, वेल्थ स्टेटमेंट तो एप्लीकेबल ही भी रेजिडेंट इंडिविजुअल पे सिर्फ है। 116 पढ़ो ना, सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल है उसमें। नॉन तुसी जाके ना एट्रीब्यूट इच नॉन रेजिडेंट ਨੂੰ क्लिक करोगे ना, तुसी बना के वेल्थ स्टेटमेंट रख लेना, लेकिन फाइल ना करना। हाँ, अच्छा नोट, अच्छा दिया उसको, अच्छा 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 अच्छा, फिर आपको देनी पड़ेगी, फिर देनी पड़ेगी, क्योंकि पावर है उनके पास ना, वो रिक्वायर कर सकते हैं। देखिए, फाइलिंग ना करना एक अलग चीज़ है, रिक्वायर करना एक अलग चीज़ है। अब आप बना लें और उसको फर्निश करें। अब इस बेस पे आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि क्योंकि फाइलिंग नहीं होनी थी तो आप मांग नहीं सकते। वो पावर ले चुके हुए, ठीक है। ये तो काफ़ी केसेस असी भी रिपोर्टिंग की थी। आप टाइम लेके ना, टाइम लेके चीज़ें बना लें आप। नहीं, लीगली तुसी कवर करना चाह रहे हो ना। हाँ जी, ऐसे तरह ही, बिल्कुल ऐसे तरह। और सब ठीक है, चलो ओके, अल्लाह। जी जनाब, सबसे पहले है जी मेरे पास जो आज का जो हॉट टॉपिक अभी आपको पता है जो चल रहा है, वो है आपका प्रॉफिट ऑन डेट का टॉपिक चल रहा है जी। उसमें मैं कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता जाता हूँ। आप इसके जैसे जैसे आप सवाल इसमें करते जाएंगे, उनको भी मैं एंटरटेन करता जाऊँगा। अब प्रॉफिट ऑन डेट है जी, बेसिकली विद होल्डिंग जो टैक्स किया जा रहा है इस वक्त, वो 10% पे, अगर आपका एनुअल प्रॉफिट अगर 5 लाख रुपए तक हो तो उस पर जो विद होल्डिंग टैक्स है वो 10% है। अदरवाइज उसके ऊपर फिर 15% जो है वो विद होल्डिंग टैक्स है। अच्छा, अब इशू ये आ रहा है कि जो रेसिपिएंट है उनको उन्होंने ये कहा है कि आपने जो 50 लाख रुपए तक पे ही 15% करना है। तो ओबियसली फिर ये होगा कि रेसिपिएंट 15% पे कैलकुलेट करेगा, 10% माइनस हो जाएगा, और बाकी का जो 5% है वो विद रिटर्न या तो जमा कराएंगे या उसको एडजस्ट करेंगे। ये तो आपका जी पहला प्रॉफिट ऑन डेट का है। और इसमें एक्सेप्शन भी है कि ये एग्जाम्प्ट इनकम जहाँ प्रॉफिट ऑन डेट होगा उस पर अप्लाई नहीं होगा, जहाँ कंपनी होगी उस पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उसका नॉर्मल टैक्स रिजीम में ये चला जाता है। और तीसरा, 36 मिलियन तक अगर प्रॉफिट होगा तो तब आप उसको जो है इसी में मिनिमम टैक्स में रखेंगे। अदरवाइज ये आपका नॉर्मल टैक्स रिजीम में, यानी 36 मिलियन से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो वो सारे का सारा नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर चला जाएगा। ये कुछ इसके बारे में शेयरिंग थी। आप लोगों ने कोई क्वेश्चन करना हो तो आप मेरे साथ वो कर सकते हैं। ये आपका जी मेरी आज की शेयरिंग पहली थी। नंबर 2, अब मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रहा हूँ वेल्थ स्टेटमेंट के बारे में। कुछ थोड़ी सी बात हम करना चाह रहे हैं कि जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसके बारे में क्या है। मैं अब लिख देता हूँ वन बाय वन करके। हाँ जी, अरशद साहब लाइन पे आए हैं, वो कह रहे हैं सर प्लीज़ अपलोड दिस वीडियो ऑन योर चैनल फॉर योर गाइडेंस, थैंक्स। हाँ जी अरशद साहब, वीडियोस तो जितने हैं वो वैसे भी सारे हम कोशिश कर रहे हैं कि वो यूट्यूब पे भी और प्लस फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह पे शेयर किया जाए। आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन, ये सेशन बेसिकली क्वेश्चन आंसर सेशन से रिलेटेड है। अगर कोई क्वेश्चन आपका हो तो वो आप इसमें ज़रूर हमारे साथ शेयर कर लें। अच्छा, अब सेकंड मेरे पास अब आ रहा है जी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो मेरे पास है कि
जो वेल्थ स्टेटमेंट है बेसिकली वो रिटर्न पे पहले शुरू कर लेते हैं। रिटर्न किसने फाइल करनी है? अब 114 सेक्शन है जी जो बताता है कि किस ने रिटर्न फाइल करनी है। उसमें आपको पता है कि जो अगर आपके पास 1000 सीसी से ज़्यादा गाड़ी है, आपकी स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा अगर आपकी प्रॉपर्टी है अर्बन एरिया में, प्लस अगर आपके पास आपकी कंपनी है, अगर आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वेलफेयर इंस्टीट्यूट है, और उसके बाद अगर आपकी टैक्सेबल इनकम मैक्सिमम नॉन टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा हो जाए, प्लस उसके बाद अगर आपको लास्ट 2 ईयर्स में टैक्स लगा हो, या आपके जो कमर्शियल या इंडस्ट्रियल जो कनेक्शन है उसका जो एनुअल बिल है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाए, तो मुख्तलिफ उसमें प्री कंडीशन रखी गई है। या आप प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हो तो उस सूरत में फिर जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो फाइल करना लाजमी हो जाता है। ये कुछ शेयरिंग उससे रिलेटेड थी। अब दूसरा पॉइंट, अब नंबर 3 जो अब ये पहला तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, मैं लिख देता हूँ जी। पहला मैंने आपके साथ शेयर किया है नंबर 1 पे, अभी जो शेयर किया हमने वो है प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट टैक्सेबिलिटी। हाँ जी, मैं ज़रा पहले लिख दूँ जी। मैं सनाए लाइन पे मैं अभी आपको जवाब देता हूँ जी। मैं ज़रा लिख दूँ टैक्सेबिलिटी, टैक्स या टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट अंडर द इनकम टैक्स लॉ। ये आपका पहला जी मैंने शेयर किया। उसके बाद सना सर कह रहे हैं सर यील्ड और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट इज आल्सो पार्ट ऑफ प्रॉफिट इन डेट। इस पे मैं आपसे बात करता हूँ जी। देखें बिल्कुल पार्ट है जी, उसमें तरीका ज़रा थोड़ा डिफरेंट है। उसमें ये है कि महबूब सेविंग सर्टिफिकेट में मैक्सिमम जो लिमिट है वो 10% है, और जो उसके अलावा जो आप नॉर्मल उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जो इन दोनों में से कम होगा वो आप जमा करवाएंगे। ये सरासर आपके क्वेश्चन का जवाब है। नेक्स्ट है जी इनामुल्ला हमारे साथ लाइन पे आए हैं। वो कह रहे हैं, सवाल आया है, ए वाइफ रिसीव्ड मेंटेनेंस ऑफ देयर चिल्ड्रंस फ्रॉम एक्स हस्बैंड थ्रू बैंकिंग चैनल। ठीक हो गया। प्लीज एडवाइज वेदर शी डिक्लेयर इट इन हर रिटर्न और नॉट, इफ यस देन इन विच सेक्शन। इनामुल्ला साहब अच्छा सवाल है जी आपका। देखें बाय वर्च्यू ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन आपको पता है कि अगर सेपरेशन भी हो जाती है तो बच्चों की देखभाल के लिए कोर्ट कहता है जी इतनी अमाउंट आप अपने बच्चों को संभालने के लिए आप उसको पे करेंगे। अगर हस्बैंड वाइफ को पेमेंट करता है तो ऑब्वियसली ये हस्बैंड का एक्सपेंस है, ये वाइफ का एक्सपेंस है ही नहीं। सो ये जो एक्सपेंस है ये हस्बैंड अपनी रिटर्न में, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में जो आपकी जो पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे उसके अंदर वो क्लेम करेगा। तो इसका वाइफ के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसको जो पैसे आए हैं वो उसका हस्बैंड पे कर रहा है और मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन के लिए है, वो वाइफ का एक्सपेंस नहीं है इनामुल्ला साहब, वो हस्बैंड का है। अगर आपको अगर आपको जवाब पहला सही मिल गया तो आप मुझे ओके कर दें, और इनामुल्ला साहब अगर आपको भी जवाब मिल गया तो आप भी मुझे ओके कर दें जी। इससे पहले कि मैं फिर आगे जो है वो क्वेश्चन आगे एक और आ गया जी, वो भी लेता हूँ। तो आप लोग सना हसन आप मुझे क्लियर कर दें, और इनामुल्ला आप भी मुझे क्लियर कर दें कि आपको जो जवाब है आपके सवाल का मिल गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है जी मेरे पास, अल्लाह आपका भला करे। एजाज अहमद साहब है, एडवोकेट हैं, एजाज अशरफ साहब सॉरी। वो पूछ रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स में बी फाइल्ड लेटर ऑन और ऑन डिमांड बाय एफबीआर फॉर टैक्स ईयर 2020। स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, ये एजाज साहब आप पहले ये बताएं कि आप स्टेटमेंट ऑफ एसेट जो है ये किसको, वेल्थ स्टेटमेंट को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? चले इनामुल्ला साहब ने ओके कर दिया, थैंक यू जी, आपका शुक्रिया इनाम साहब, सवाल आपने किया और ओके कर दिया जी। एजाज साहब ये ज़रा क्लियर कर दें, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स ये आप किसकी बात कर रहे हैं? ये मतलब फॉरेन इनकम और फॉरेन एसेट्स की बात कर रहे हैं या वेल्थ स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2 ये बता दें कि आप रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं या नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, ये ज़रा क्लियर कर दें तो फिर आपको जवाब देने में मुझे बड़ी आसानी हो जाएगी जी। जनाब अभी तक मुझे सना
जो है उनका जवाब नहीं आया। हाँ जी, सना हसन कह रहे हैं इट्स डन, थैंक यू सो मच। चले ठीक है, सही हो गया जी, दो ओके हो गए जी। एजाज साहब अगर आप क्लियर कर दें तो फिर मैं आपको जवाब देने की पोजीशन में हूँगा। अगर आपका सवाल मुझे क्लियर हो जाए तो बड़ी आसानी हो जाएगी। ज़रा देखें आप अपने वेल स्टेटमेंट की अब आपने क्लियर कर दिया। अब एजाज साहब बात ये हो रही है कि वेल स्टेटमेंट जो है ना वो लाजमी है, उसके बगैर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होती। और अगर आप कर भी देंगे तो आपको बाद में जो लेट फाइलिंग या नॉन फाइलिंग की आपको हो सकता है बाद में। अब लोग क्या करते हैं, लोग दो तरीके के काम करते हैं। रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात आप कर रहे हैं तो उसको वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना लाजमी है, इसलिए आप उसको लाजमी फाइल करें क्योंकि कल को फिर मसला शुरू हो जाएगा। अब लोग क्या कर रहे हैं कि वो 0-0 करके फाइल कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कल को कंसीलमेंट बन जाएगी और आपको फिर मसला शुरू हो जाएगा। तो अभी आपके लिए जा सब इतना काफ़ी है कि इसको वेल्थ स्टेटमेंट को फाइल करना आपके लिए लाजमी होगा। अब आपका अगर जवाब ओके हो गया तो आप ओके कर दें, और आगे कोई नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का आता है तो उसको ले लेते हैं, वरना फिर हम अपनी जो चीज़ है उसको कैरी कर लेते हैं। जी इजाज़ साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आप इसको क्लियर कर दें। मुझे उम्मीद है जी और लोग भी इसमें शामिल होंगे, और जितने इसमें क्वेश्चन हम शेयर करेंगे उतना ही नॉलेज हमारा जो है वो उसके मुताबिक जो है वो इन्हेंस होता जाएगा। जी जनाब अभी तक अच्छा, अब मैं जब तक कोई सवाल नहीं आता तो मैं फिर आगे चल पड़ता हूँ जी। ये उनको कैरी करते हुए जो सवाल किया था सना हसन ने, उसको उनको ये बताना ज़रूरी है कि महबूब सेविंग जो सर्टिफिकेट्स हैं उस पर विद होल्डिंग टैक्स जो है वो अप्लाई नहीं होता। वो उस पर उनको सेकंड शेड्यूल पार्ट 4 में छूट दी गई है कि जब नेशनल सेविंग सेंटर उनको प्रॉफिट देगा तो उस पर टैक्स नहीं काटेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रेसिपिएंट पे नहीं करेगा। लें जी एजाज साहब का भी जवाब आ गया। चले थैंक यू एजाज साहब, आप हमारे साथ हैं। कोई और भी सवाल हो और भी कोई दोस्त हो तो वो भी आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन से इंसान ज़्यादा जो लर्निंग है वो ज़्यादा बेहतर होती है, उससे ज़्यादा विजन जो है इंसान का वो क्लियर होता है मुख्तलिफ इश्यूज़ के बारे में। अच्छा, अब महबूब सेविंग सर्टिफिकेट में मैं बात कर रहा था कि उसमें सबसे पहले क्या बात हो रही है कि नेशनल सेविंग सेंटर वालों ने उस पर विद होल्डिंग टैक्स नहीं काटना, नंबर 1। नंबर 2, इसका ये मतलब नहीं कि रेसिपिएंट टैक्स नहीं देगा। अब वो क्या करेगा कि अपना मैक्सिमम देखेगा कि मेरा जो अपर लिमिट है वो अपर जो टैक्स की जो स्लैब है वो 10% है। यानी फ़र्ज़ करें अगर मुझे 10 लाख प्रॉफिट मिला है महबूब सेविंग सर्टिफिकेट या पेंशनर अकाउंट से, तो 10 लाख मुझे ग्रॉस मिल जाएगा, उसमें से डिडक्शन कोई नहीं हुई। मैं 10% देखूंगा 1 लाख बन गया, और उसके बाद मैं उसको नॉर्मल टैक्स में जाके कैलकुलेट करूंगा। अगर नॉर्मल टैक्स फर्ज करे बन गया 40,000 रुपये, तो दोनों में से जो कम होगा मुझे वो टैक्स जो है वो स्टेट को या फेडरल गवर्नमेंट को ऑब्वियसली मुझे वो देना पड़ जाएगा। तो ये एक प्रिंसिपल है सना हसन जो स्पेसिफिकली महबूब सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशनर अकाउंट और जो रिटायर्ड लोगों के लिए ये रखा गया है। तो मेरा ख्याल है और मज़ीद इसमें बेहतरी आ गई होगी, और इसी तरह जो फैसिलिटी है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये अवेलेबल है कि आपने अपना जो अगर टैक्स कैलकुलेट करना है जिस तरफ जो कम होगा वो आप उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये कुछ रिलेटेड शेयरिंग थी। इससे पहले कि कोई और सवाल आए आगे चलते हैं जी। मेरे पास आगे जो चीज़ आ रही है गिफ्ट के ऊपर जी, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। इससे पहले कोई सवाल और आए, गिफ्ट में अब इशू ये आ रहा है कि पहले 79 सेक्शन ये कहता था कि आप किसी से भी गिफ्ट जो है वो रिसीव कर सकते हैं। फिर उसको 2018 तक तो यही रहा। अच्छा, उसके बाद 2019 में उन्होंने कहा जी कि आप रिलेटिव से जो रिलेटिव जो होगा जो 85 सेक्शन में डिफाइन किया गया है सिर्फ उससे गिफ्ट रिसीव करेंगे। फिर मजीद इस पे आगे उन्होंने कहा कि कोई भी अमाउंट या प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो आप नाउ इट मोर क्लियर देन यू सो मच। जी ठीक है सना साहब, बिल्कुल ठीक है, आपको ज़्यादा बेहतर वो आप समझ आ गया होगा क्योंकि मैं उस पर ज़रा ज़्यादा मैंने डिटेल उसके आपके साथ शेयर की। इस मीनवाइल जी एजाज साहब का सवाल आ गया है। उन्होंने कहा है, वो कह रहे हैं नॉन रेजिडेंट को रिटर्न फाइल करना लाजमी नहीं है। ठीक हो गया, लेकिन जब वो पाकिस्तान आते हैं कोई गेन
कोई घड़ी लाता है या प्रॉपर्टी लाता, अच्छा, क्या उनकी रिटर्न को नॉन रेजिडेंट करके सेंड कर सकते हैं? टेक अन, ठीक है, ताकि उनका टैक्स बचाया जा सके। नहीं, एजाज साहब बात ये है, टैक्स बचाने की बात नहीं, जो कानून कहता है आपने वो करना होता है। कानून, आपने कानून के मुताबिक चलना है, कानून ने आपके मुताबिक नहीं चलना। अगर एक बंदा नॉन रेजिडेंट है और वो पाकिस्तान में आ गया है, तो आपको उस साल में फिर चेक करना है कि वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, और उसके मुताबिक फिर उस पर जो टैक्स बनता है वो आप अकॉर्डिंगली जमा करवाएंगे, अगर बनता होगा तो। अब आपको, क्योंकि अगर उसकी कोई पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी तभी वो देगा, जो उसने पैसा बाहर कमाया है उस पर तो पाकिस्तान में टैक्स नहीं लग रहा, क्योंकि नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम पे पाकिस्तान में टैक्स नहीं लगता। जो पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी उस पर लगाया जाएगा। तो इसको ज़रा आप नोट करें कि जो बनता है, जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी है, अगर बनती है तो आप जमा करवाएंगे, वरना ज़रूरत नहीं है इसके अंदर परेशान होने की खामखा से। जी, अगर आपको एजाज साहब आपको जवाब मिल गया हो तो आप मुझे इसमें ओके कर दें, और इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो हम इसमें ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जी कि इसमें कोई एटलीस्ट कोई 10-15 क्वेश्चंस आपस में शेयर कर सकें। कुछ लोग पूछ लेंगे और कुछ को हम क्या करेंगे कि अपनी तरफ से भी शेयर कर देंगे, ताकि कोई एक अच्छा पैकेज जो है ना, कोई 15-20 क्वेश्चंस का कोई बन जाए। अच्छा, मैं आगे चलता हूँ, इससे पहले कि एजाज साहब और कोई जवाब दे कि जी उनको क्लियर हो गया है। इसके अलावा जो हाँ, गिफ्ट की मैंने आपसे बात शेयर की कि गिफ्ट जो था वो उस पर 18 तक ये था कि आप किसी से भी गिफ्ट रिसीव कर सकते थे। तो वो लिमिटेशन उन्होंने लगाई 2019 में कि जी ये पहले आप रिलेटिव के अलावा किसी से नहीं करेंगे। फिर मजीद 2020 में एक और लिमिट लग गई, उन्होंने ये कहा कि आप सिर्फ 7 बंदों से गिफ्ट रिसीव कर सकते हैं, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, सन, डॉटर, सिस्टर, वाइफ, ये लोग शामिल हैं। अच्छा जी, सन ने ओके कर दी। अब्दुल रहमान साथ है जी, सर सेल टैक्स रिटर्न सबमिट करने पर वन वीडियो, वो कह रहे जी क्या कह रहे हैं, सवाल किधर चला गया, सबमिट करने पर पूरी एक वीडियो बना दे। अब्दुल रहमान साहब इशू, एक मिनट, अब्दुल रहमान साहब इशू ये होता है, वीडियो तो बंदा बना दे, लेकिन मसला ये है कि जब तक आप उसके स्पेसिफिक इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करेंगे वो रिटर्न इस तरह नहीं होगी। आपको पूरा लॉ पढ़ना पड़ता है, पीछे सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ती हैं, तब आप उसके अंदर जा सकते हैं। वैसे तो इनकम टैक्स रिटर्न भी एक फॉर्म बना हुआ है, लेकिन उसके एरिया वाइज जो है ना बात की जाती है। इस तरह नहीं हो सकता कि आप सिंपली एक कर दें और वो रिटर्न फाइल हो जाए, आपको पूरा लॉ कंसल्ट करना पड़ता है। तो आप क्वेश्चन की बात करें एरिया वाइज, इस तरह रिटर्न पे तो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा उसके जो है वो शेयर करनी पड़ेगी। बाकी अगला किसका है जी, एजाज साहब कह रहे हैं जी ओके सर थैंक्स, चले उनका सवाल ओके हो गया। सना सन कह रहे हैं जी गिफ्ट का इशू डिटेल डिस्कस कीजिएगा, थैंक यू। चले कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं। फिर आगे आगे हमारे साथ सैयद वसीम शाह, मैं गिफ्ट को करता हूँ जी, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पहले इनके सवाल ले लें फिर मैं वापस उस पर आ जाऊँगा। सर काइंडली लेट मी नो, बैंक्स आर डिडक्ट टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट 10%, बट एज पर लॉ इट इज़ 15%, डिफरेंस ऑफ टैक्स इज एडजस्टेबल और नॉट। देखिए डिफरेंस तो आपको सैयद वसीम शाह साहब, वो तो आपको या तो अपने जो एक्सेस पेमेंट पड़ी हुई है पीछे उनके केस एडजस्ट करना है या ड्यूरिंग द ईयर करना है। अगर ये भी नहीं होगा तो फिर आपको 5% की पेमेंट करनी पड़ेगी, ये बात हो रही है। सैयद वसीम हसन शाह साहब, अगर आपको बात समझ आ गई हो तो आप उसको क्लियर कर दें, क्योंकि विद होल्डिंग टैक्स 5 लाख रुपए तक के प्रॉफिट तक का 10% है, लेकिन लायबिलिटी उस पर 15% है जो सेक्शन 7B के अंदर है। जी अगर आपको आवाज़ सही आ रही है, हाँ जी सैयद वसीम शाह, आपको अगर आपको मिल गया है तो आप उसको ओके कर दें। जो आप आगे आए हैं जी, हुमायूं अजीज़ खान आए हैं, वो कह रहे हैं सर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पेड वेयर वी मेंशन टैक्स अमाउंट इन रिटर्न। देखिए बात ये हो रही है हुमायूं साहब कि फेडरल लॉ में ना एग्री इनकम टैक्स जो है ना, एग्री इनकम टैक्स आपने पे करना है सूबे को, ठीक है, तो सूबे को जो टैक्स पे किया है उसका फेडरल से कोई लेना देना नहीं है। आपने अगर वो पूछता है तो आप टैक्स लिखेंगे, अगर नहीं पूछता तो आप उसकी रसीद अपने पास रख लें जो आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जमा करवाई है, ताकि वो आपकी
एग्री इनकम को अदर इनकम बना के आप पे टैक्स ना लगा दे, क्योंकि 111 सेक्शन में ये अमेंडमेंट आई हुई है कि अगर आप सूबे को टैक्स नहीं देंगे तो फेडरल जो गवर्नमेंट है वो यानी FBI उस पर टैक्स लगा सकता है। तो ये हुमायूं अजीज साहब आपका जवाब है। अगर आपको आवाज़ आ रही हो क्लियर और जवाब मिल गया हो तो इसको ओके कर दें। और सैयद वसीम शाह साहब, मैंने आपको जवाब तो दे दिया है, अगर आप मुझे ओके कर देंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, ताकि साथ के साथ क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर होते जाए। फिर हमें मीनवाइल ज्वाइन किया जी उमर फरहान, वो कह रहे हैं सर, कैन हस्बैंड टेक हर वाइफ इनहेरिटेड प्लॉट फ्रॉम फादर इन हिज ओन टैक्स रिटर्न और नॉट? हस्बैंड टेक हर वाइफ इनहेरिटेड प्लॉट फ्रॉम फादर इन हिज ओन टैक्स, नहीं, वो उमर फरहान साहब देखें, जो विरासत मिली है उसकी वाइफ को मिली है, तो सक्सेशन का सर्टिफिकेट और जो रजिस्ट्री की एम्पावरमेंट है वो तो उनकी बेटी के पास है ना, वाइफ यानी जो हस्बैंड की वाइफ है उसके पास है, लेडी के पास है, वो बंदे के पास नहीं है। हाँ, वाइफ रिसीव कर ले, उसके बाद वो अगर आगे गिफ्ट करना चाहती है, बेचना चाहती है या जो भी करना चाहती है वो उसका मैटर है। तो ये डायरेक्टली तो बंदे के पास नहीं आ सकता। हुमायूं खान ने कहा जी ओके हो गया, चले अच्छी बात है जी। उमर फरहान साहब, ये वाइफ का है, उसी की पावर है, लीगली भी वो एम्पावर्ड है और वैसे भी ओनर वही बनेगी। उसके बाद वो जो भी करे वो एक सेकंड एक स्टेज आएगी, लेकिन पहले स्टेज में वो वाइफ के पास आएगा, जो सक्सेशन सर्टिफिकेट और रजिस्ट्री वो करवाएगी, या फाइल बनेगी या गिरदावरी होगी, जो भी लैंड होगी, प्लॉट होगा, हाउस होगा, वो उसके नाम पे जाएगा। जी जनाब उमर फरहान साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आप इसको ओके कर दें। जी जनाब, हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के सवालों को मैक्सिमम एंटरटेन करें, ताकि लोगों से एक तो ताल्लुक़ भी बनेगा और प्लस नॉलेज भी शेयर करने का मौका मिलेगा। जी जनाब, सैयद वसीम साहब, आपने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और उसके बाद उमर फरहान साहब, आपने भी अभी तक जवाब नहीं मुझे दिया, इसको क्लियर कर दें कि आपके सवालों के जवाब आप तक पहुँच गए हैं। अब गिफ्ट की बात हो रही थी जो मैंने छोड़ी बीच में, उसको ले लेते हैं, इससे पहले का कोई और सवाल है। वो गिफ्ट में ये हो रहा है कि जी मैंने पहले जैसे कहा कि किसी से भी 18 तक आप गिफ्ट ले लेते थे तो उसको शो कर लेते थे, ठीक हो गया। उसके बाद फिर ये पाबंदी लगी 2018 में कि आप 30 से 18 तक तो ओपन रहा। 19 में पहला आया जब उन्होंने 79 सेक्शन में ये लिमिटेशन लगाई कि रिलेटिव से सिर्फ गिफ्ट रिसीव करना है। उसके बाद फिर मज़ीद लिमिटेशन जो लगी वो आगे मैंने आपको अभी बताई कि आप 7 बंदों से सिर्फ सेक्शन 39 में गिफ्ट ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप गिफ्ट या अमाउंट या प्रॉपर्टी आप गिफ्ट की शक्ल में लेंगे तो वो अदर इनकम बना के उसको सेक्शन 39 में टैक्स लगा दिया जाएगा। तो ये स्टेटस है जी गिफ्ट का भी इस वक्त। बाकी कौन है जी? वसीम शाह कह रहे हैं सर ओके आई लिसन यू, थैंक्स फॉर आंसरिंग। चले सर, ये वसीम साहब अच्छी बात होगी। फिर साकिब अहमद साहब कह रहे हैं सर माशाल्लाह ग्रेट, यू आर ग्रेट, थैंक यू वेरी मच चौधरी साकिब साहब, आप हमेशा ही अप्रिसिएशन देते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो तमाम लोगों के लिए वो नॉलेज का बायस जो है वो बनेगा। जी जनाब, अभी तक कुछ क्वेश्चन हमारे पास आए हैं जिनको हमने आपस में शेयर किया है। अच्छा, अब मैं गिफ्ट वाला मैंने आपसे शेयर कर दिया, अब मैं आगे चलता हूँ। एक मज़ीद अपडेट और भी है जो आप अपने ज़हन में रखिएगा, वो मैं आपसे शेयर करता चलता हूँ। वो ये है कि अब अगर आप 1 जुलाई 2020 से ऑनवर्ड अगर जो बल्कि पहले का ही आया हुआ ही, आपने अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है इमूवेबल तो 50 लाख रुपए, और मूवेबल 10 लाख से ज़्यादा अगर आप परचेज करेंगे तो आपको क्रॉस चेक के थ्रू या अकाउंट से अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करके ही वो प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी। ले जी, इससे पहले कि मैं आगे चलता, एक और सवाल आ गया है। नकीब अहमद हमारे साथ लाइन पे, वो कह रहे हैं अच्छा जी, वो कह रहे हैं सर फादर परचेज प्रॉपर्टी डायरेक्ट ऑन द नेम ऑफ हिज सन एंड द पेमेंट इज मेड डायरेक्ट फ्रॉम द फादर अकाउंट, होम विल बी डिक्लेयर्ड इन द वेल्थ स्टेटमेंट। देखें नकीब साहब, ये बेसिकली फादर ने डायरेक्टली बच्चे के नाम पे ली है, तो पेमेंट फादर ने की है ना, तो अब आप इसको जो प्रॉपर्टी है ये फादर की वेल्थ में जाएगी, ये बच्चे की वेल्थ में नहीं आएगी। हाँ, नाम उसके ज़रूर है, आप लिखेंगे प्रॉपर्टी
इन द नेम ऑफ सन पेड बाय फादर जो होगा ये उसमें जाएगा। तो नकीब साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आप इसमें ओके कर दें। वैसे भी नकीब साहब आपको पता है बच्चे की वेल्थ में डालेंगे तो उसके पास तो पैसा ही नहीं है, वो पैसे कहाँ से अरेंज करेगा, वो आउट हो जाएगा सारा कुछ, और वो कल को उसको कंसीलमेंट का इस सेंस में कि फंड शॉर्टेज हो रहे हैं उसको नोटिस इशू हो जाएगा। नकीब साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो तो ओके कर दें। फिर एजाज साहब ने एक और सवाल किया, वो कह रहे हैं परचेजर सेल डीड की रजिस्ट्रेशन के वक्त हम 1% टैक्स अंडर द हेड 236 के जमा कराते हैं, ठीक हो गया। गलती से एक दफ़ा टैक्स सेलर के नेम से 236 के का चलान जमा हो गया है, क्या सर उसे करेक्ट की करवा सकते हैं? जी बिल्कुल हो जाएगा जी एजाज साहब, आपको एक एफिडेविट वो लिखाना पड़ेगा जिनके नाम पे गलती से जमा हुआ है। ओबियसली पैसा तो चला गया है। अब इशू ये है कि आपने किया क्या है, गलती से एक दफ़ा टैक्स सेलर के नाम से। अब मसला ये है कि अब परचेजर के नाम पे जमा होना था ना, तो अगर परचेजर ने करा दिया है तो सेलर फिर आप ऐसे करे कि अब पैसे तो जमा हो गए हैं, अपनी रिटर्न में फिर क्या करे कि उसको क्लेम कर ले और उसकी अब करेक्शन आप क्या कराएंगे? उसने तो खरीदा ही नहीं, उसने तो बेसिकली बेचा था, तो वो अब उसकी करेक्शन उनको रिक्वेस्ट कर दे कि जनाब ये मेरा इसको 137 में विद दी रिटर्न जो टैक्स है ना उसके अंदर इसको करेक्ट कर दें, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है, मैंने बेची है। तो इनएडवर्टेंटली जो चलान बना है वो तो 236 के में बना है, उसको 137 के अंदर विद दी रिटर्न जो होता है ना टैक्स, आप वो वाले में क्लेम कर लें, या एडवांस टैक्स की शक्ल में 147 में, दोनों में से कोई चीज़ वो आपको दे दे तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। जी जनाब नकीब साहब, आपने अभी तक मुझे ओके नहीं किया कि आपको जवाब मिल गया है, और एजाज साहब आपके सवाल का भी मैंने जवाब दे दिया है। तो अगर आप इसको ओके कर देंगे तो फिर मैं आगे फिर कोई और चीज़ जो फिर आप सवाल करते हैं तो फिर उसको शेयर कर लेते हैं आपस में। जी जनाब, अच्छा चले उतनी देर मैं कोई चीज़ अरेंज कर लेता हूँ जी आपके साथ। एक और पॉइंट जी मैं आपके साथ जो प्रैक्टिकल शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने जो क्या करना है, डेट ऑफ रिटर्न पे बात कर लेते हैं। आपको पता है इस वक्त 8 दिसंबर तक डेट एक्सटेंड हुई है। कोशिश करें कि ऑन और बिफोर ड्यू डेट से पहले जो अपनी रिटर्न है उसको फाइल कर लें, क्योंकि अब आपको पता है कि लेट फाइलिंग की जो पेनल्टी है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर एक बंदा लेट रिटर्न फाइल करता है सैलरी के अलावा तो 40,000 रुपये तो मिनिमम पेनल्टी है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की, सैलरीड पर्सन को निकाल के, और अदरवाइज जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसकी 1 लाख रुपए पेनल्टी है, तो पेनल्टी बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, फिर उमर फरहान ने हमारे साथ सवाल उन्होंने किया है, वो कह रहे हैं सर इफ प्लॉट रजिस्ट्री ऑन वाइफ नेम बट कंस्ट्रक्शन विल बी, बट क्या कहते हैं सर, इफ प्लॉट रजिस्ट्री ऑन वाइफ नेम बट कंस्ट्रक्शन विल बी ऑन हस्बैंड साइड, सो हाउ एन इंडिविजुअल कैन टेक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इन वेल्थ स्टेटमेंट। ये उमर फरहान साहब इशू ये आ रहा है कि रजिस्ट्री वाइफ के नाम पे है वो उधर ही रहने दे उसको, और कंस्ट्रक्शन की जो पैसे हैं ना वो आप डाल दें हस्बैंड के अकाउंट में, क्योंकि जिसके पास पैसे हैं वही उसकी पेमेंट करेगा। तो प्लॉट उधर रहने दें और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है ना टू द एक्सटेंट ऑफ बिल्डिंग विदाउट लैंड के वो डाल दें हस्बैंड के अकाउंट में। तो ये आपका मैटर जो है ना वो ठीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है उमर फरहान साहब आपका जवाब आपको मिल गया होगा, आप मुझे ओके कर दें। साथ ही नकीब साहब ने कहा ओके सर, इफ द सन इज ऑलरेडी फाइलर एंड सबमिटिंग द रिटर्न एंड वेल्थ स्टेटमेंट सो द सन विल डिक्लेयर द सेम प्रॉपर्टी और नॉट। देखिए नकीब साहब बात ये हो रही है कि उसने पेमेंट नहीं ना की, वो उसके नाम जरूर इनकम टैक्स लॉ में नाम तो जरूर उसका इस्तेमाल हुआ है, लेकिन चूंकि पेयर उसके वाला साहब है इसलिए प्रॉपर्टी जब तक वो अपने बेटे को गिफ्ट नहीं कर देते या सेल तो खैर वो कर सकते हैं एग्रीमेंट टू सेल के थ्रू, तो इन दी आईज ऑफ इनकम टैक्स लॉ जो ट्रू ओनर है उनके वालिद साहब हैं, उनका बेटा नहीं है। ये तो मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर आपको ये जवाब मिल गया हो तो आप मुझे ओके कर दें। और उसके बाद फिर नेक्स्ट आ रहे हैं एजाज साहब आ रहे हैं, वो कहते हैं ओके सर, क्या सर इजी 236 के में परचेजर के नेम पे कन्वर्ट किया जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है एजाज साहब, ये भी अगर एक ही दफ़ा जमा हुआ है तो नाम गलत हो गया है। देखिए क्रेडिट जनरली उसको मिलता है जिसका आपने एनटीएन यूज़ किया होगा,
अब आप इसकी करेक्शन करा लें, एफिडेविट लेंगे और प्रोसेस होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको उनके पीछे पड़ के उन्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि जनाब ये बेसिकली परचेजर ने जो खरीदा है उसके नाम का बनना था, तो ये सेलर ने गलती से अपने नाम का बना लिया, तो इसको करेक्शन कर दें। वो आपको करेक्शन करके देंगे, बट ड्यू प्रोसेस पूरा करने के बाद। तो जनाब नकीब साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो और एजाज साहब आपको मिल गया हो तो आप मुझे ओके कर दें, ताकि फिर अगर किसी और का कोई क्वेश्चन हो, वरना फिर मैं कोई और एक दो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता चलो। जी जनाब, और मेरे पास आ रहा है जी, हाँ जी, नकीब साहब ने तो ओके कर दिया है। उसके बाद जी और कौन साहब है जी? जी इजाज साहब आप रह गए, अब आप देख लें, अगर आपको जवाब मिल गया है तो आप भी ओके कर दें। जी जनाब, मीन वाइल अगर किसी का कोई सवाल हो तो हम उसको ले लेते हैं। जी नकीब साहब ने ओके किया है। वकार अली सर, जी वकार अली जी जनाब, क्या आप आए हैं? वेलकम जी। कोई सवाल हो उधर से? एजाज साहब ने ओके कर दिया है जी, बिल्कुल ठीक है जी। तो कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर करें जी। ये सेशन का पर्पज़ यही है कि आप लोगों के साथ इनकम टैक्स रिटर्न या वेल्थ स्टेटमेंट से कनेक्टेड अगर सवाल है तो वो हम उसमें एंटरटेन कर रहे हैं जी। अभी तक हमारा कोई 31 मिनट का सेशन गया है जी। अगर कोई सवाल और हो तो वो ज़रूर करें जी। हाँ जी, फिर हमारे साथ आए हैं वकार अली सर, आई मेड ए नॉर्मल रिटर्न। हाँ जी बिल्कुल ठीक है वकार अली साहब, सवाल क्या है? फिर अब इशू शेयर करें ना, क्वेश्चन क्या है, ताकि अच्छा जी, उमर फरहान साहब ने कह दिया ओके हो गया, थैंक यू वेरी मच जी, आपका शुक्रिया जनाब, आप हमारे साथ हैं। कोई सवाल है तो आप मज़ीद और हमारे साथ शेयरिंग कर सकते हैं जी। वकार अली आपने कह तो दिया, वेदर माई क्लाइंट इज फाइलर नो और नॉट। हाँ वकार अली, देखें बात यह है, अगर आपने 2019 की रिटर्न फाइल की है और 28 फरवरी तक आपको जो है ना, आपको फाइनल का स्टेटस मिलेगा। लेकिन अगर आपने लेट फाइल की है 2019 की रिटर्न, तो आपको अगर इंडिविजुअल है तो 1000 उसका डिफॉल्ट सरचार्ज जमा कराना पड़ेगा, फिर आप फाइलर की लिस्ट के अंदर, एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट के अंदर आ सकते हैं। वकार अली, अगर आपको जवाब मिल गया तो ओके कर दें। उसके बाद रुहेल इकबाल आए हैं, वो कह रहे हैं क्या कहते हैं, हमारी सप्लाई 1 लाख। अच्छा, तो फिर आगे क्या जी? वो कह रहे हैं, सवाल थोड़ा बड़ा है, वो कह रहे हैं हमारी सप्लाई 1 लाख की, जिस पर विद होल्डिंग टैक्स 4.5% बनता है। अच्छा ठीक है, जून एंडिंग तक पेमेंट रिसीव हुई 50,000 रुपये, बिल्कुल ठीक है। इस पर विद होल्डिंग टैक्स, हाँ जी आधा कट गया 2250 जी। वकार अली ने ओके कर दिया, थैंक्स जी। अच्छा, फिर वो कह रहे अब रिटर्न सप्लाई शो होगी 1 लाख, लेकिन विद होल्डिंग टैक्स तो जून के बाद हुई है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर हम 2250 रिटर्न में क्लेम करते हैं तो रिटर्न एडमिटेड या टैक्स आता है, बट आफ्टर जून डिडक्शन हो जाती, ये क्या कह रहे हैं, हो जाती है तो ये डबल टैक्सेशन हो जाएगी। हाँ जी, राहील इकबाल ने ये सवाल हमारे साथ किया है कि 1 लाख की सप्लाई पे जो पैसे आए थे 4.5% के हिसाब से, वो 50,000 आया था, जिसमें 2250 कटा हुआ है। देखिए बात ये है राहील साहब, इशू ये है कि आपने जो सप्लाई आपकी हुई है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आपने अगर तो आपने अक्रूवल काउंटिंग सिस्टम यूज़ किया हुआ है तो सप्लाई तो ज़ाहिर बात है फिर 1 लाख की है। और अगर आप कैश काउंटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपका 50,000 का 50 रहेगा, वो आपका बराबर आ जाएगा। तो आप पहले सिस्टम चेक कर लें आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, अक्रूवल का। हाँ, अक्रूवल में अब आप ज़ाहिर बात है सप्लाई करेंगे तो जो आपको रिसीट हुई है बेसिकली, ठीक है, सप्लाई 4.5%। देखिए पहली बात तो ये है कि ये आप किसकी बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, कंपनी या एओपी, ये किसकी बात हो रही है, और वो क्या काम करते हैं, मतलब ट्रेड करते हैं या मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं, ये ज़रा मुझे बता दें तो फिर मैं आपको बाकी का जवाब देता हूँ। मीनवाइल एक और सवाल आ गया, मैं राहील इकबाल साहब आपके जवाब का, सवाल का मुंतज़र हूँ कि आप किसकी बात कर रहे हैं। चले, मीनवाइल और सवाल आ गया जी। सलमान चौधरी साहब कह रहे हैं, रिस्पेक्टेड सर, मैं फाइलर नहीं हूँ तो मेरे
भाई आउट ऑफ कंट्री है, तो वो अगर पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी बाय करता है, और भी हैं भी नहीं, और हैं भी नए NI क्या है, नेशनल पाकिस्तान को, तो क्या मुझे फाइलर होने पड़ेगा या फिर मेरे भाई को प्लीज़ गाइड कर दें। अच्छा, आप पूछ ये रहे हैं सलमान साहब कि आप फाइलर नहीं, मैं फाइलर नहीं हूँ, तो मेरे भाई आउट ऑफ कंट्री से पैसे तो चले जी आ गए ना आपके पास, कर सकते हैं, मैं फाइलर नहीं हूँ। आप ऐसे करें ना, अगर आप फाइलर बनना चाहते हैं और आप विद होल्डिंग टैक्स या उसको हाफ करना चाहते हैं, तो आप अपनी रिटर्न फाइल कर देना, क्योंकि अब नेशनैलिटी बेस पे तो आपको एक्टिव टैक्स पे ATL की लिस्ट में वो नहीं शामिल करेंगे जब तक आप रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तब तक। और अगर आप लेट फाइल कर रहे हैं तो पर्सन के इंडिविजुअल के हिसाब से 1000 रुपीज़ आपको डिफॉल्ट चार्ज जमा कराना है, आपको स्टेटस ATL का मिल जाएगा। सलमान साहब अगर जवाब मिल गया हो तो इसको क्लियर करें। इसके बाद आया जी वकार अली, कहते हैं व्हाट अबाउट CPR ऑफ माई क्लाइंट एंड टोल्ड मी अबाउट सिचुएशन फॉर CPR, व्हाट अबाउट CPR। वकार अली, आप किसकी बात कर रहे हो? क्लाइंट एंड टोल्ड मी अबाउट सिचुएशन फॉर, आप वो जो उसके नाम पे जमा हो गया है CPR, क्लाइंट एंड टोल्ड मी अबाउट सिचुएशन फॉर CPR, ये क्या आप सवाल कर रहे हैं? मुझे ज़रा क्लियर कर दें, फिर मैं आपका जवाब देता हूँ। तो CPR तो ज़ाहिर बात है वो आधी अमाउंट का जमा हो गया है, बाकी का तो बाद में आपके सामने आएगा। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? और वैसे भी अब सप्लाईज आपको पता है वो मिनिमम टैक्स रजीम के अंदर है, वो फाइनल टैक्स रजीम के अंदर नहीं है, ठीक है। तो आप पहले बेसिस चेक कर लें कि आपकी कैश बेसिस है या क्रूवल बेसिस है। फिर आया जी सैयद वसीम शाह साहब, क्या कह रहे हैं? सर काइंडली लेट मी नो हु इज विद होल्डिंग एजेंट इन सेल टैक्स प्लीज। देखिए सैयद वसीम साहब, आपको सेल टैक्स लॉ में विद होल्डिंग का उन्होंने शेड्यूल अपना डाला है, उसको अगर आप जाके देखेंगे तो उसमें कंपनी है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैं, उसको ज़रा अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। फिर वो कहाँ होता है या नहीं होता, ये उन्होंने 11th है या 12th शेड्यूल है, मुझे जो याद पड़ता है, जो सेल टैक्स लॉ के ऐड हुआ है शेड्यूल, उसको ज़रा आप देख लें, क्योंकि विद होल्डिंग जो जितने थे उन्होंने सब उसको मर्ज करके उसके अंदर डाल दिया है। उसमें मोलेसिस वाले भी हैं, उसमें अब डिपेंड करता है किससे लेते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो कंपनी है, वो कौन है, उसको उसके अंदर उन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, आगे कौन है जी? एजाज अशरफ कह रहे हैं कि सर प्रोफाइल अपडेट करना लाजमी है, लॉगिन करने के साथ ही मैसेज शो होता है। जी ऐसे ही है एजाज अशरफ साहब, क्योंकि अब उन्होंने बता दिया हुआ है कि प्रोफाइल को अपडेट करेंगे, वरना फिर वो ज़ाहिर बात है कल को उन्होंने सेक्शन ऐड कर दिए हैं, पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन फिर बाद में, और शो काज नोटिस इशू होने शुरू हो जाएंगे। जी वकार अली कह रहे हैं आई मीन हाउ कैन वी गेट द CPR, हाउ कैन वी गेट द CPR। देखिए CPR तो आपको बनाना पड़ता, अगर तो पेड हुआ है तो आप अपने सिस्टम में जाके, अगर खुद बनाना है तो CPR फिर जनरेट किया जाता है उसके अंदर, आप सिस्टम में इन होंगे तो आप CPR उसका बना सकते हैं। अगर किसी ने जमा कराया है तो वो आपके 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 NTN के ऊपर जो है वो आ गया होगा, इसको ज़रा वकार अली चेक कर लें। फिर आगे आया जी सैयद वसीम शाह, वो कह रहे हैं इज टीयर रिटेलर्स आर कंपल्सरी टू रजिस्टर्ड इन सेल टैक्स और नॉट। ये टीयर कौन से वाला? टीयर 1 वाले है ना, दो है, एक वो है जो टीयर 1 वाले हैं उनको तो लाजमी है जी रजिस्टर्ड होना सेल टैक्स में, और दूसरे जो टीयर वाले हैं जो यूटिलिटी बिल्स पे करते हैं वो स्पेसिफाइड जो हैं उनके लिए रजिस्टर्ड होना सेल टैक्स में लाजमी नहीं है। जी सैयद वसीम शाह, आपका भी जवाब दे दिया मैंने, इसको ओके करते जाए। वकार अली कह रहे हैं एनी कंप्लीट सेशन फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन बट शुड बी प्रैक्टिकल, एनी कंप्लीट सेशन फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन बट शुड बी प्रैक्टिकल। वकार अली ये तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, अब ये तो आप उस पर बात कर लेंगे, बल्कि इसमें हमारा नंबर है, मैं आपको दे देता हूँ रिप्लाई में, आप उसको नोट कर लें और उस पर फिर बात कर लीजिएगा। हाँ जी, किधर है जी इसका?
ये नंबर मैंने आपको दे दिया है। अच्छा, अब मैं सवाल किसके वाले में था? मैं था जी यहाँ में नीचे था, सॉरी, मैं था जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया जी। फिर आ गया सवाल, राहील इकबाल कह रहे हैं इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरर सप्लाईज टू मल्टीनेशनल कंपनीज। हाँ तो ठीक है ना, आप इंडिविजुअल को रिसीट एंड पेमेंट बेस पे आप यूज़ कर लें, ठीक है। अगर आपने अप्रूवल नहीं पहले यूज़ किया हुआ तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को बेस बना लें आप, तो आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा जी। ये राहील इकबाल, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो उसको क्लियर कर दें। उसके बाद आ गया जी सना हसन, वो कह रहे हैं सर कंपनीज पेज टैक्सेस ऑन देयर प्रॉफिट एंड देन दीज प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। विल शेयर होल्डर्स पे टैक्स ऑन डिविडेंड अगेन एंड ऑन अमाउंट विच ऑलरेडी बीन टैक्स्ड। देखिए सना हसन, बात ये हो रही है कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन किया है, पहले भी ये क्वेश्चन रेज होता रहा है। देखें अगर कंपनी, देखें कंपनी ने अगर टैक्स पे किया है तो आगे जो वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, ऑल्दो के टैक्स पेड होके निकला है, तो उस डिविडेंड पे तो रेसिपिएंट ने टैक्स पे करना है ना, कंपनी ने थोड़ी पे करना है, वो तो काट के उसको दे देगी। हाँ अगर लॉ आपको एग्जेम्प्ट करता है तभी आप नहीं टैक्स काटेंगे, अदरवाइज ऐसी चीज़ कोई नहीं है। और दूसरा एग्जम्पशन जो होती है, अगर या टैक्सेस पेड होते हैं तो जो ओरिजिनल रेसिपिएंट होता है उस तक होता है, दूसरे तक पास ऑन नहीं होता। सना हसन, मुझे उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा, इसको ओके कर दें। नकीब अहमद कह रहे हैं सर इफ समवन रिसीविंग मनी फ्रॉम ब्रदर रेजिडेंट आउटसाइड पाकिस्तान थ्रू बैंकिंग चैनल, सो वी कंसिडर इट एज ए फॉरेन रेमिटेंस मनी फ्रॉम ब्रदर। हाँ जी, ये होम रेमिटेंस के तौर पे आएगा नकीब साहब, कि वो बंदा लीगली वहाँ गया हो और वहाँ जो इनकम कमाई हो उसमें से पे करता हो, वो भी चेक करना है, और प्लस पासपोर्ट वीज़ा सब, और नॉन रेजिडेंट और वहाँ जॉब या बिजनेस जो करता है उसमें से पैसे भेजे बैंकिंग चैनल के थ्रू, तो आप होम रेमिटेंस के तौर पे इसको ले सकते हैं। इस पर टैक्स नहीं लगना जी, नंबर 1, अगर आप ये चीज़ें पूरी कर देते हैं। रहील इकबाल कहते हैं ऑफिस फर्नीचर। रहील इकबाल, ऑफिस फर्नीचर क्या मतलब कहना चाह रहे हैं, मुझे ज़रा क्लियर कर दें। सलमान चौधरी ने ओके कर दिया है। फिर आगे हैं जी हुमायूं अजीज़ खान, वो कह रहे हैं इमूवेबल एसेट सेल करके पूरी पेमेंट ले ली है, ठीक है, मगर बायर ने अपने नेम ट्रांसफ़र नहीं करवाया, अब सेलर अमाउंट कैसे शो करेगा? देखें हुमायूं साहब, जब आपने सेल कर दी तो उसने कराई कि नहीं कराई, ये आपका प्रोसेस नहीं है, आपका इशू नहीं है, आपको अमाउंट मिल गई है। अगर ज़्यादा मसला है तो आप एडवांस अगेंस्ट सेल ऑफ एसेट बुक कर ले, ठीक है, पैसे तो आपके पास आ गए हुए हैं ना, तो और कोशिश करें कि उन्हें कि अपने नाम पे इसको ट्रांसफ़र कर ले, क्योंकि आपने तो जब एग्रीमेंट सेल किया था आपने तो सेल कर दिया था, तो ये आपका इशू नहीं है, ये उनका इशू है। आगे कौन है जी, रिप्लाइंग टू वकार, ये तो खैर नंबर दिया था। सैयद वसीम साहब थैंक यू, चले ओके हो गया। वकार अली कहते हैं आई ओके, आई गॉड थैंक्स सर, चले। फिर राहील इकबाल कह रहे हैं ओके थैंक यू सर जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। चीज़ें नकीब अहमद ने भी ओके कर दी है जी, तो मुझे उम्मीद है जी काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा होगा। बाकी लोग भी अगर इसमें जो आना चाहें तो इसमें वो मैक्सिमम जो फ़ायदा है वो उठा सकते हैं जी जनाब। अब चूँकि मैं थोड़ी देर और है जी, आप इसमें 15-1 मिनट और कर लेते हैं ताकि 1 घंटे का सेशन पूरा हो जाए। अब मैं कुछ और अपनी तरफ से शेयर कर देता हूँ। हाँ जी, अभी क्या होता था जी, आप FTR के केसेस में इम्प्यूटेबल इनकम कैलकुलेट करते थे प्रॉफिट का क्रेडिट लेने के लिए, तो उसमें 169 सबसेक्शन 4 था, वो डिलीट हो चुका है। अब आपने इम्प्यूटेबल इनकम वर्क बैक करने के लिए यूज़ नहीं करनी, जो भी एक्चुअल आपका प्रॉफिट या लॉस आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बिजनेस इनकम में आप बनाएंगे वही इसी का क्रेडिट आपको दिया जाएगा। फर्दर अब जो डेफिनेशन इम्प्यूटेबल इनकम की है या उसकी वर्किंग है, तो वो सेक्शन 4B के लिए है, उसका इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की वर्क बैक के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सिर्फ जो 4B सेक्शन की कैलकुलेशन है उसके लिए उसको यूज़ किया जा रहा है जी जनाब।
तो ये भी आपके पास आ गया। उसके बाद मैं अगला पॉइंट देखता हूँ जी, आपके साथ मैं शेयर कर लूँ। हाँ जी, सैलरी है जी। सैलरी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको सिर्फ सैलरी दी जा रही है और आपको बेस्ट ब्रेकअप बनाना है, तो कोशिश करें कि बेसिक सैलरी और उसमें 10% मेडिकल अलाउंस रख लें। अगर आपको मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस नहीं है, तो आपको 10% तक जो एम्प्लॉयर जो है उसका वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो उसका फ़ायदा जो होगा एम्प्लॉइज़ को हो जाएगा कि जो ड्यू टैक्स है वो आप जमा भी करा देंगे और आपका लॉ के अंदर रह के सारा जो है वो प्रोसेस चल पड़ेगा। फिर एम्प्लॉइज़ को जितने टैक्स क्रेडिट्स हैं, जितने उन्होंने पेमेंट्स की होती हैं, जहाँ जहाँ लॉ करता है, वो एम्प्लॉयर उसको एडजस्टमेंट भी दे सकता है, ताकि उनका कम से कम जो है वो टैक्स जितना भी लीगली बनता है, वो लिजिटिमेट जो लाइबिलिटी है वो आप उसको पे करें। सैयद वसीम शाह कह रहे हैं, एन इंडिविजुअल हु इज ओनली रजिस्टर्ड इन सेल्स टैक्स, इज ही द विद होल्डिंग एजेंट और नॉट। देखें वसीम शाह, बात ये हो रही है कि इंडिविजुअल तो अब मैंने आपको कहा ना कि आपको 11th या 12th शेड्यूल है सेल टैक्स का, उसको देखना पड़ेगा कि खाली रजिस्टर्ड होने से आप सेल टैक्स में नहीं आ जाते। उसमें कैटेगरीज बनी हुई हैं, 4-5 हैं। अगर उसमें आप फॉल करेंगे तो आप विद होल्डिंग एजेंट हैं, अदरवाइज आप विद होल्डिंग एजेंट नहीं बनेंगे। तो खाली रजिस्टर्ड होने से बंदा विद होल्डिंग एजेंट नहीं बन जाता, और भी चीज़ें इसमें देखनी पड़ती हैं। ये आपको 11th या 12th शेड्यूल जो है वो बताएगा। उसमें आप देख सकते हैं, पहला जो कॉलम है उन्होंने बनाया ही वो हुआ है कि विद होल्डिंग एजेंट कौन कौन होंगे, फिर किसका काटना है अगला कॉलम वो है, फिर ऑब्वियसली रेट है, कहाँ छूट है, वो सब कुछ उसके अंदर उन्होंने दिया हुआ है। जी जनाब, और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर करें, मैं देखता हूँ जी। तब तक मैं आपके साथ और कौन सा पॉइंट शेयर कर सकता हूँ मेरे पास। अल्लाह आपका भला करे। हाँ, एक और बड़ा अच्छा पॉइंट है, वो मैं आपको लिख भी देता हूँ। उसका जो नाम है एजुकेशन डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशन एक्सपेंसेस। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है जी, ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एजुकेशन के जो एक्सपेंसेस जो बच्चों के ओबियसली लोग कर रहे होते हैं, बच्चों पे एजुकेशनल एक्सपेंसेस, उसमें दो बेनिफिट्स हैं। जहां वो आपको मिलता होगा आप उसको ज़रूर उठा लें। एक तो ये है कि अगर आपके बच्चे की फीस एक साल में 2 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उस पर 5% जो है ना वो रिस्पेक्टिव जो स्कूल है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज जो भी है, वो उस पर टैक्स आपको चार्ज करेंगे। उसका एक तो क्रेडिट उसका ले लें। दूसरा ये है कि अगर आप प्री कंडीशन मेट कर देते हैं, तो आपको जो एजुकेशन एक्सपेंसेस हैं उस पर डिडक्टेबल अलाउंस भी मिलेगा, अगर आप उसके प्री कंडीशंस को मेट कर देते हैं। तो ये डबल बेनिफिट है अगर आप लेना चाहेंगे, लेकिन जहां एप्लीकेबल होगा वहीं आप लेंगे, अदरवाइज वो वहीं तक रहेगा। अच्छा, आगे आ गया जी। एक और सवाल वो कर रहे हैं, सीम शाह कह रहे हैं, मिनिमम टर्नओवर इन सेल्स टैक्स फॉर विद होल्डिंग एजेंट इन, ये क्या पूछ रहे हैं, मिनिमम टर्नओवर इन सेल टैक्स फॉर विद होल्डिंग एजेंट इन सेल्स टैक्स। नहीं, इसमें सैयद वसीम शाह, इसमें टर्नओवर का चक्कर नहीं है। आपको लीगल स्टेटस की बेस के ऊपर आपको उसके मुताबिक जो है वो टैक्स जो है ना विद होल्डिंग, देखें पहले तो आपको विद होल्डिंग एजेंट बनना है, उसमें सेल की लिमिट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि किसका काटना है, कब काटना है और कब नहीं काटना। ये सारी चीज़ें आपको उसके शेड्यूल के नीचे ही उन्होंने लिखा हुआ है कि किन लोगों का आपने, जैसे अगर आप 3rd शेड्यूल आइटम परचेज करेंगे, ठीक है, अगर आप 5th शेड्यूल वाली आइटम्स लेंगे, अगर आप यानी आप उसके बाद उसमें और भी स्पेसिफाइड चीज़ें दी हुई हैं कि कब कब जो होगा उन पार्टी से डील करेंगे जब आप, तो उनका विद होल्डिंग टैक्स, आल्दो क्या विद होल्डिंग एजेंट होंगे। देखिए क्वेश्चन सारे डिफरेंट है। पहले आप विद होल्डिंग एजेंट हो, नंबर 2 फिर उस पार्टी के साथ जिसका आपने काटना है उसकी भी एक लिस्ट पड़ी हुई है, फिर आपने कब नहीं काटना उसकी भी एक लिस्ट पड़ी हुई है। तो आपको मिला के, जैसे इस वक्त ये है कि अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर हैं और वो पार्टी जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं वो आप रजिस्टर्ड है, दोनों में से एक पार्टी रजिस्टर्ड है और साथ उसका एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में वो बंदा शामिल है, तो फिर आप उसका भी होल्डिंग टैक्स नहीं काटेंगे। ये भी पॉइंट नोट करने वाला है। आगे सना हुसैन कह रहे हैं, हसन कह रहे हैं सर, आउट ऑफ सेशन क्वेश्चन है
क्या CA इंटर आर एलिजिबल टू गेट ITP लाइसेंस फॉर FBR? हाँ, उसमें ना आप ITP का ना रूल्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 84 से लेके कुछ ऐसे करके 94 तक या 91 से लेके 90 ऐसे करके है। उसमें उन्होंने दिया हुआ है कि जो CA इंटर करेंगे तो ITP दो बेसिस है, या एक्सपीरियंस बेस्ड है या क्वालिफिकेशन बेस्ड है। तो आप उसको चेक कर ले। मेरा ख्याल है CA इंटर वाले को अगर क्वालिफाइड है और उसकी चीज़ें मेट कर रहा है तो उसको इस बेस पे ITP का मिल जाना चाहिए। अच्छा, आगे सवाल आ रहा है किसका? सैयद वसीम साहब। ओके सर, चले उन्होंने ओके कर दिया जी जनाब। अभी लास्ट 10 मिनट्स और हैं, अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो ज़रूर करें जी। अच्छा, मीनवाइल फिर मैं देख लेता हूँ क्योंकि सवाल अभी अगर सामने नहीं है। ये भी हो गया जी। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया जी, वो ये है मैंने अभी आपको जो मैंने शेयर किया, इम्प्यूटेबल ये मैंने आपके साथ शेयर किया, इम्प्यूटेबल इनकम। आगे मेरे पास पॉइंट अब आ रहा है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। कौन सी? 2020। देखें, अब ये इशू ये आ रहा है कि अब आपको अकाउंट्स बनाना लाजमी है जी, ये ज़रा ज़हन में रखिएगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरा केस फाइनल टैक्स रिजीम का केस है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा केसेस अब मिनिमम टैक्स रिजीम में चले गए हैं। तो आपको अकाउंट्स, चाहे इवन कि आपका अगर आप एक्सपोर्ट है, आपका पेट्रोल पंप है, उस पर कमीशन है, या आपका डिविडेंड या जो भी, मतलब वो डिविडेंड तो खैर सेपरेट ब्लॉक में है। अगर आप एक्सपोर्टर हैं और आप या पेट्रोल पंप पे आपका जिस पे कमीशन आपको मिल रही है, तो उनमें अकाउंट्स बनाना अब लाजमी होगा। अकाउंट्स यानी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स वगैरह सारा कुछ आप बना के देंगे, तो वहाँ से जो आपका प्रॉफिट निकलेगा उसी का ही क्रेडिट या लॉस होगा, तो वो आप उसमें से कैपिटल में से माइनस करेंगे। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जेन में रखिएगा। अकाउंट्स के बगैर अब आप इसके अंदर जो है वो रिटर्न को फाइल नहीं कर सकेंगे, वो क्योंकि क्रेडिट ही नहीं निकलेगा, ना प्रॉफिट आएगा, ना कैपिटल निकलेगा, तो फिर वेल्थ स्टेटमेंट कैसे बनेगी, बैलेंस शीट कैसे बनेगी, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेगी। अभी सवाल कोई नहीं है जी, मैं आगे देखता हूँ, मेरे पास कोई और चीज़ है तो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। उसके बाद है जी, हाँ, सीनियर सिटीजन जी, इसमें एक बड़ा मैं आपको शेयर करता चलूँ, मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको सीनियर सिटीजन जी, मेरे मुताबिक 2018 तक ये गया है जी। उसके बाद ये 18 या 19 से ऑनवर्ड ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जब से ये 6 लाख रुपए तक 0% हुआ था, तो उन्होंने उसके साथ ही जब इसको चेंज किया था, तो ये सीनियर सिटीजन का जो टैक्स रिडक्शन थी वो अब अवेलेबल नहीं है। तो इसको अब कंसिडर मत कीजिएगा, क्योंकि ये अब दैट इज़ नो मोर अवेलेबल इन द इनकम टैक्स लॉ। चलें, ये भी हो गया जी। और मैं देखता हूँ जी कोई और चीज़ आपके साथ शेयर करनी हो। हाँ जी, अब मैं आपके साथ, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, अब कुछ हाँ जी, टैक्स क्रेडिट्स के बारे में थोड़ी सी मैं बात करूँ। जी, अब टैक्स क्रेडिट जो आपके पास हैं, उसमें आपको पता है आप फॉरेन सोर्स इनकम का टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, AOP से जो शेयर आपको आया उसका टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। इसके बाद अगर आपने ज़कात है, वो डिडक्टेबल अलाउंसेस भी आपके पास हैं, वो अलग हैं, और टैक्स क्रेडिट्स आपके अलग होते हैं। इसके अलावा जो डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं उस पर भी थोड़ी सी बात कर लें।
अच्छा पहले टैक्स क्रेडिट पूरा कर लेना, उसमें आपको 61 टू 64 के अंदर 65 ऑनवर्ड जो आपके टैक्स क्रेडिट्स हैं उसमें आपकी डोनेशन है, उसमें आपका लाइफ इंश्योरेंस है, उसमें इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, ठीक है, उसमें प्रॉफिट ऑन डेट जो आपका है वो तो वैसे भी डिडक्टेबल अलाउंस के अंदर है जी। नकीब कह रहे हैं सर इफ इनकम ऑफ कंस्ट्रक्शन फर्म फॉल अंडर एफटीआर नो इट विल कंसीडर मिनिमम टैक्स। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है नकीब साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर पहले ये एफटीआर में था, अब ये जो फर्म जिसे आप एओपी कह रही हैं सोल पार्टनरशिप है, अगर उसको उसका टैक्स डिडक्टेबल है या नहीं है, दोनों सूरतों में वो जो है अगर तो डिडक्टेबल है फिर वो मिनिमम टैक्स बन जाएगा। सो अब आपको ज़ाहिर बात है फिर इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सारा कुछ बना के इसको फाइल करना पड़ेगा। जी जनाब, अगर आपको जवाब मिल गया हो नकीब साहब तो आप इसको ओके कर दें। अच्छा अब मैं आपसे शेयरिंग कर रहा था टैक्स क्रेडिट्स की, तो उसकी मैंने बात की, अब डिडक्टेबल अलाउंस की भी बात कर लेते हैं। ये इसमें जी ज़कात है, वर्कर्स वेलफेयर फंड है, उसमें आपके जो प्रॉफिट ऑन डेट है जो हाउस की कंस्ट्रक्शन के लिए या रेनोवेशन के लिए आप यूज़ करेंगे, एक्विजिशन के लिए, उसके बाद आपका ये एजुकेशन वाला भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अपनी तो अब 3 चीज़ें शेयर कर देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी। सबसे पहले आप इनकम निकालेंगे, इनकम में तमाम इनकम एफटीआर एनटीआर सब शामिल है। उसके बाद टोटल इनकम आएगी जिसमें आप हेड वाइज तमाम इनकम्स को जमा करेंगे, और उसके बाद आप निकालेंगे टोटल इनकम में से एग्जेम्प्ट इनकम और डिडक्टेबल अलाउंसेस को माइनस करेंगे, तो आपके पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। अब टैक्सेबल इनकम का तरीका उन्होंने बड़ा क्लियर किया हुआ है, कुछ नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर है और कुछ आपकी फाइनल टैक्स रिजीम के अंदर है और कुछ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के अंदर चला जाता है। हाँ जी, ये तो अब हारिस परवेज कह रहे हैं जी सर इनकम एट्रीब्यूटेबल टू कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी अंडर सेक्शन 109 इज टैक्सेबल ऑन अर्नड और रिसीव्ड बेसिस। देखें हारिस साहब, ये तो फिर डिपेंड करता है कि आप अकाउंट्स किसके बना रहे हैं। अगर तो वो कंपनी के अकाउंट्स बन रहे हैं तो ज़ाहिर बात है कंपनी के लिए पास बिजनेस इनकम के लिए अगर वो बिजनेस कर रही है और बिजनेस इनकम में वो फॉल कर रहा है तो उसको अप्रूवल के अलावा तो बेसिस ही कोई अवेलेबल नहीं है। ये ज़रा आप नोट करें हारिस परवेज साहब, कंपनी की बिजनेस इनकम के लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है सवाए अक्रूवल बेसिस के, और अगर उसके अलावा कोई इनकम है तो वो बेसिस उसमें आप चेंज कर सकते हैं। ये आपके हारिस परवेज आपके सवाल का जवाब है। उसके बाद सना हसन कह रहे हैं सर काइंडली मेक द लाइव सेशन ऑन PRA। सना हसन, बात ये हो रही है कि हम एरिया वाइज क्वेश्चन आंसर करते हैं ताकि सारा कुछ अगर मिक्स कर देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो क्योंकि सेल टैक्स लो अलग है, ठीक है, मुझे समझ आती है सर्विसेज पे जो सेल टैक्स है पहले वो सेल टैक्स का हिस्सा ही था, काफ़ी प्रिंसिपल्स इनके आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें सेपरेट होगी, एरिया वाइड हो गया, आपको पता है जी। कौन थे जी पहले, लास्ट 1-2 क्वेश्चन है जी उसमें हारिस परवेज, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो क्लियर कर दें। उसके बाद हाँ जी उन्होंने कर दिया। अब एक क्वेश्चन आ गया जी, नासिर रब्बानी ने हमें ज्वाइन किए, वो कह रहे हैं सर 115(4) एलिमिनेटेड फ्रॉम टैक्स ईयर 2021। अच्छा ठीक है, इस FTR नाउ कंसिडर्ड अंडर NTR और जस्ट सेपरेट फॉर्म विल बी कंसिडर्ड अंडर सेक्शन 114। तो देखिए पता क्या है, नासिर रब्बानी उन्होंने क्या किया है, रेलिवेंट जहाँ जहाँ सेक्शन का रेफरेंस था उसको ख़त्म करके उसको कहा है कि 115(4) बिल्कुल वो उसके अंदर आएगा, लेकिन रिटर्न वो 114 वाली ही फाइल करेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि FTR ख़त्म हो गया या नहीं रहेगा, सिर्फ उसकी फाइलिंग की हद तक जो रहेगा वो 114 ही जो होगा उसी को ही 115(4) जो है वो कंसिडर होगा रहेगा, लेकिन वो फाइनल टैक्स रिजीम में। अच्छा, फिर आगे जी एक सवाल आया है चौधरी साकिब अहमद साहब की तरफ से, कह रहे हैं एग्री इनकम शोड इन रिटर्न ऑफ टैक्स ईयर 2014 इंडिविजुअल नो नोटिस रिसीव फ्रॉम फर्स्ट अंडर 122 नो
and at the same time province also notice to pay tax agree against agree income. ठीक हो गया. Please let me know to whom it is better to pay tax, federal or provincial. सी अच्छा और भी है कुछ. एक हो गया फेडरल प्रोविंस. कैन कमिश्नर अमेंड द रिटर्न इफ वी गो फॉर फेडरल. देखें बात ये है चौधरी साकिब साहब, इसकी कलेक्शन की पावर जो है वो प्रोविंस के पास है. तो बेहतर ये है कि आप प्रोविंस को टैक्स दे दें और आप अपनी जान जो है ना वो छुड़वा लें. अदरवाइज अगर आप फेडरल को दे भी देंगे तो प्रोविंस आपको फिर नहीं छोड़ेगा, तो फिर आपको मसाइल ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे. मेरा ये ख्याल है कि आप सिंपली उसको पे कर दें टैक्स जो है, और इधर आके उनको कह दें कि जी ज़ाहिर बात है. अब मसला ये है, अब 2014 की आप बात कर रहे हैं, टैक्स ईयर 2014 की. तो एक मिनट, 2014 तो टाइम बार्ड हो गया हुआ है फेडरल लॉ में, तो ये आपको नोटिस कैसे रिसीव हो गया? तो फेडरल वाले तो आपको नोटिस नहीं दे सकते ना, क्योंकि ये तो टाइम बार्ड है. अब रही बात उधर प्रोविंस की, वहाँ भी अब इशू ये आया हुआ है कि 2 साल क्या कहते हैं. अच्छा एक और भी इशू है कि 122(9) में 2014 को नहीं ये अमेंड कर सकते, क्योंकि इशू ये आ रहा है कि आपने इनको जो पावर दी गई है इनकम पे टैक्स लगाने की, वो दी गई है 2016 से, मेरा ख्याल है दी गई है. 13 है या 16 है, वो ज़रा चेक कर लीजिएगा. लेकिन मेरा स्टिल जवाब वही है कि पहली पावर जो है वो प्रोविंस के पास है. तो पहले चेक कर लें अमाउंट कितनी है, उस पर कितना टैक्स बनता है, उसको भी ज़रा चेक कर लें ताकि स्टेक भी नज़र आ जाए. क्योंकि अगर आपका बहुत बड़ा स्टेक है तो लिटिगेशन में भी जाके आप आगे केस को ले जा सकते हैं. दोनों तरफ आपको जो कंटेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन पहले स्टेक चेक कर लें. और अगर थोड़ी सी अमाउंट है तो जमा करा दें, बात ख़त्म हो जाएगी, इसमें कोई इतना इशू नहीं बनेगा. तो इट डिपेंड्स कि इशू कितना है. चौधरी साकिब साहब अगर आपको जवाब मिल गया हो और आवाज़ क्लियर हो तो उसको ओके कर दें. और नीचे आया जी मोहम्मद नासिर बानी साहब हैं, वो कह रहे हैं ओके कर दिया, ठीक है जी चौधरी साहब. ये जी अब हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके सवालों के जवाब दे सके. तो जी जनाब चौधरी साकिब साहब, अगर आपको जवाब मिल गया हो तो आप मुझे ओके कर दें. बाकी आप अपने लीगल एक्सपर्ट से पूछेंगे तो वो आपको इसमें बेहतर गाइड करेगा. अभी तो मेरी तरफ से मेरे एंड में जो है वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ. जी जनाब चौधरी साहब आवाज़ आ रही है, और अगर चीज़ क्लियर हो गई है तो उसको ओके कर दें. और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कर लें जी. टाइम ओवर हो रहा है जी, अब चूँकि टाइम बड़ा घंटा एक हो गया है. वो कह रहे हैं ओके सर थैंक. अच्छा हारिस परवेज साहब कह रहे हैं सर फॉरेन रेंटल इनकम इज़ टैक्सेबल अंडर NTR और FTR. हारिस परवेज साहब बात ये हो रही है कि फॉरेन रेंटल इनकम जो है वो अगर तो इंडिविजुअल रिसीव, पहली बात तो ये कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है जिसको मिला है, रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, पहले तो ये बताएं. दूसरी बात ये है कि 40 लाख रुपए तक जो इनकम, पहले तो बताएं ना कि इनकम किसकी है और कैसे है. क्योंकि अगर पहले तो वो अगर रेजिडेंट की है तो फिर बात और है, अगर नॉन रेजिडेंट की है तो फिर सिचुएशन डिफरेंट होगी. अच्छा वैसे जो रेंटल इनकम है वो 40 लाख से नीचे तक जो है वो सेपरेट ब्लॉक के अंदर कवर्ड है, और ये फिक्स टैक्स है. चौधरी साकिब साहब कह रहे हैं जी ओके सर चले, बड़ा अच्छा हो गया जी, वो भी जवाब आ गया. और वो कह रहे हैं हर पर रेजिडेंट की जी रेंटल इनकम. तो ज़ाहिर बात है ये हारिस परवेज मुझे ये बताइएगा, इंडिविजुअल रेजिडेंट है तो ये अभी रेजिडेंट बना है या कि इसको हर दफ़ा रेंटल इनकम रेगुलरली आ रही है, यानी ये कब पाकिस्तान में रेजिडेंट बना है, मतलब पिछले 2-4 सालों से ये रेजिडेंट ही है या कि बाहर से आया और रेंटल इनकम बाहर से आ रही है. ये ज़रा सिचुएशन क्रिएट कर दो हारिस परवेज, फिर मैं आपको ज़रा बेहतर जवाब दे पाऊँगा. क्योंकि कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसमें कुछ फेवर आपको शायद मिल जाएगी, अदरवाइज टैक्सेशन जो है वो सेपरेट ब्लॉक के अंदर, या अगर 40 लाख से ऊपर जाएगा तो ऑप्शन आ जाएगी, वो फिर बाद में खुलेगा. लेकिन पहले आप उसको क्लियर करेंगे तो फिर हम आगे जा सकते हैं. जी जनाब चलिए जी, आप लोगों के लिए मैं 10 मिनट और एक्सटेंड कर देता हूँ, 1 घंटा 15 मिनट का, तो ताकि चीज़ों को क्लोज कर सकें. तो क्लोज हम कर रहे हैं जी. तो हारिस परवेज मुझे ज़रा क्लियर कर दें ताकि फिर आपको, अगर तो यही सिचुएशन है कि बंदा शुरू से ही रेजिडेंट है
और पैसे से प्रॉपर्टी बायर है, रेंटल आ रहा है, तो 40 लाख रुपए तक तो सेपरेट ब्लॉक में कवर्ड है। और उससे ऊपर जाएंगे तो फिर ऑप्शन आपको मिल जाएगी। ये आप ज़रा कर दें मुझे फॉर पास मैनी ईयर्स। अच्छा चलो ठीक हो गया, फिर तो मैंने आपको जवाब दे दिया। फिर तो अगर 40 लाख से नीचे है तो सेपरेट ब्लॉक के अंदर आप चले जाएं, वो आपका फिक्स टैक्स हो जाएगा। और अगर आपका 40 लाख से ज़्यादा पर ईयर का रेंटल आता है तो फिर आप इसको नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर ले जा सकते हैं जी। क्योंकि रेजिडेंट की अब इसमें एक और इशू है, ये भी आपको चेक करना है कि वहाँ टैक्स तो नहीं पेड हुआ, ये भी चीज़ चेक कर लें। क्योंकि फॉरेन सोर्स इनकम पे जो अगर तो आप फिक्स टैक्स रिजीम में गए तो फिर तो पहले चेक करें बाहर पेड हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो पाकिस्तान में टैक्स लगेगा, अगर हुआ है तो फिर सिचुएशन ज़रा डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि एक इनकम पे 2 दफ़ा टैक्स चार्ज नहीं किया जाता जी। नहीं जी, और कोई किसी का कोई सवाल हो तो ज़रूर कर लें जी। काफ़ी सवाल हमने आज किए हैं, मैं 10 मिनट और वेट कर लेता हूँ जी, ताकि आप लोगों के जो चीज़ें हैं उसको क्लोज किया जाए। हारिस परवेज़ अगर आप लिख देंगे तो मुझे ज़रा पता चल जाएगा कि आप किसकी बात कर रहे हैं। अच्छा मीनवाइल मैं कोई और चीज़ देख लेता हूँ जी। मेरे पास हाँ जी और इशू क्या चल रहा है, जो अच्छा टॉपिक जो चल रहा है। हाँ जी प्रॉपर्टी वाला वो रह गया था 75A सेक्शन जो मैं बात कर रहा था, कि उसमें आप जो प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब वो 50 लाख से ऊपर क्रॉस चेक में पेमेंट करें। और जो हारिस परवेज ने जवाब दे दिया, वो कह रहे टैक्स इज पेड ऑन वन प्रॉपर्टी वाइल नो टैक्स ऑन अदर प्रॉपर्टी। अब देखें हारिस, अगर इशू ये है, वैसे तो ये फिक्स टैक्स रिजीम के अंदर है, तो जो लोग फिक्स टैक्स रिजीम या फाइनल टैक्स रिजीम के अंदर आते हैं, अगर तो वहाँ टैक्स पेड हो गया हुआ है और ये फाइनल टैक्स रिजीम का केस है, तो फिर इसको जिस पे आपने टैक्स पेड कर दिया उसको तो टैक्स यहाँ नहीं लगेगा। जो दूसरी प्रॉपर्टी इनकम होगी जिस पे नहीं लगा हुआ, उस पे पाकिस्तान के अंदर आप उसको टैक्स जो है वो पे करेंगे। ये मेरा आपके लिए जवाब है। आप इसको 101, 102, 103 सेक्शन है उसके साथ देख सकते हैं। और अपनी टैक्स कंसल्टेंट की ओपिनियन ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि मुझे तो सारी चीज़ें आप ज़बानी बता रहे हैं। जो पेपर वर्क और सारी चीज़ें चेक करके जो आपका कंसल्टेंट कहेगा, या अगर आप खुद भी कंसल्टेंट है तो चेक करके तो फिर ही इसकी रिटर्न फाइल कीजिएगा, क्योंकि लीगल इम्प्लीकेशन कल को अराइज ना हो जाए। अच्छा अब मेरे पास क्या रह गया जी और अच्छा मैं 75A की बात कर रहा था जी सेक्शन की। उसके मुताबिक इमूवेबल प्रॉपर्टी 50 लाख से ऊपर, यानी 50 लाख तक या उससे कम हो तो आप उसको कैश में पे कर सकते हैं। और जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो 10 लाख से ज़्यादा होगी तो आप क्रॉस चेक में पे करेंगे। दूसरी बात है कि अगर आप ऐसे नहीं करते, आपको नहीं पता लगा या इनएडवर्टेंटली हो गया है, तो जब आप बिजनेस एसेट लेंगे तो कल को उस पर डेप्सिट नहीं वो देंगे, और जो पर्सनल एसेट होगा उसके ऊपर वो आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करते वक्त वो कॉस्ट में से माइनस नहीं होगा। 2 बातें होगी। और इवन अदरवाइज अगर आप टैक्स आपको यानी अगर आपका कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं भी बनता, तो हारिस परवेज कह रहे हैं जी ओके सर थैंक, चले आपका भी शुक्रिया जनाब। और इवन अदरवाइज अब इशू ये आ रहा है कि उन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर आप उसको नहीं लेकर आते या उस पर नहीं आप करवाते, पेमेंट कैश में कर देते हैं, तो 5% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू पेनल्टी भी जो इस पे है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। तो कोशिश करें कि अपने आप को अवेयर ऑफ रखें, अपनी आंखें कान और दिमाग ज़रा खुला रखें, ताकि आने वाले वक्त में टैक्सेस की इम्प्लीकेशन जो है वो उसके क्लाइंट के ऊपर या आपके ऊपर ना पड़ जाए। तो आज के लिए जी मैं लास्ट क्लोजिंग मिनट्स है, अगर किसी का कोई सवाल हो तो ज़रूर कर लें, वरना आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ हैं। तो मैं 1-2 मिनट और वेट कर लेता हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर ले, वरना फिर मैं इस सेशन को क्लोज कर देता हूँ जी। जी जनाब, और आपने कैसा इसको देखा जी, आपको कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, उस पर ज़रूर आप कमेंट भी कर दें और लोगों को बताएं कि हमारे साथ इस पर शेयरिंग करें, और जितना फ़ायदा वो उठा सकते हैं वो इससे उठा लें। बाकी आखिर में ये है कि मैं एक ये बताता चलूँ कि जी हम लोगों ने इसी बेस पे अपना जो टैक्स मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो शुरू किया हुआ है।
अगर किसी को इसी पैटर्न पे होता है, पहले हम समझाते हैं, उसके बाद क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, और इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि बंदा वो सोच भी नहीं रहा होता जो लोग सवाल कर रहे होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि लोग उसमें भी जिनको ज़रूरत होगी वो ज़रूर हमारे साथ अटैच होंगे, और इसमें तो ज़रूर आए, और अगर उसमें भी कोई आना चाहे तो उसमें हमने ये आप लोगों के लिए कर दिया है कि उसमें हमने शॉर्ट कोर्सेज भी डाल दिए हैं कि जिसको जो चीज़ चाहिए होगी, अगर मसलन एक बंदा कहता है जी सैलरी इनकम से रिलेटेड मुझे एरिया कवर करा दे, तो उसके हिसाब से हम उसके साथ चीज़ शेयर करेंगे। जिसको बिजनेस इनकम है तो बिजनेस इनकम है, सेल टैक्स वाला सेल टैक्स में जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन जो होगा हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ताकि उसको उसी एरिया जिसकी ज़रूरत है उसको उतना ही दिया जाए। सो हमने शॉर्ट कोर्स भी कर दिए हैं, क्रैश कोर्स भी कर दिया है, और प्लस लॉन्ग कोर्सेज भी हैं, जिसको जो ज़रूरत होगी हम उसमें आ जाएंगे। आखिरी सवाल जी आज का ले लेते हैं, वो कहते हैं क्रॉस चेक पेमेंट्स विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स कैन बी कंसिडर्ड एज पर टैक्स लॉ। अच्छा, exemption of steel industry is eliminated as 157 section of IRS not shown on quarterly statement. तो can be considered as per tax law. Exemption of steel industry is eliminated as 157 section of IRS 157 IRS is not shown in quarterly statement. तो अब आप नासिर रिबानी पूछना क्या चाह रहे हैं फिर, कि अब पूछना ये चाह रहे हैं कि जी अब ये एग्जाम्पशन अवेलेबल है कि नहीं है। आपने खुद ही लिख दिया है कि वो नहीं अवेलेबल है। देखें, अगर तो लॉ आपको छूट देगा तो आप वो बेनिफिट ले लें, अगर नहीं देता तो फिर आप भी उसी तरह पेमेंट करें जिस तरह वो आपसे रिक्वायर कर रहा है। मेरा तो ये जवाब है आपके लिए। मुझे लग रहा है कि आपने ये सवाल किया है कि अब उसके साथ होना है कि नहीं। तो आप कह रहे हैं जी कि 157 कोड ऑफ एग्जाम्पशन 46A सेक्शन सेकंड शेड्यूल, हाँ तो ठीक है ना, सेकंड शेड्यूल का क्लॉज हो गया ना 46 से। इशू ये है, अगर तो उसको उस क्लॉज की जो एप्लीकेबिलिटी है वो इन्फोर्सेबिलिटी अभी तक है तो बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं है तो फिर ज़ाहिर बात है आपको भी, जैसे आप देखेंगे एग्रीकल्चरलिस्ट लोगों से, ग्रोअर से जो बंदा चीज़ परचेज करता है, अगर वो सर्टिफिकेट आपको लिख के दे दे कि जी मैंने अपनी मैन्युफैक्चर करके सारा जो प्रोडक्शन करके आपको ये चीज़ दी है, तो उस पर वो विद होल्डिंग टैक्स की प्रोविजन अप्लाई नहीं होती हैं, और क्रॉस चेक की भी कंडीशन से भी वो छूट जाता है। तो अगर इस तरह का क्लॉज इंटैक्ट है या अदरवाइज है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर ज़ाहिर बात है, अगर वो नहीं है तो फिर आपको वो क्रॉस चेक वाली प्री कंडीशन या टैक्स डिडक्शन की जो प्री कंडीशन है जो सेक्शन 21 के थ्रू आप पे लगेगी वो आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी। तो नासिर रबानी, आपको मुझे उम्मीद है जवाब मिल गया होगा, इसको ओके कर दें। तो मैं आज का सेशन इधर ही क्लोज करना चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा और दूसरे लोगों तक वो चीज़ों को भी पास ऑन करेंगे। बाकी अगर किसी को इसमें मज़ीद चेक करना हो तो हमारा ये YouTube चैनल है जी, वो मैं रेफ़र कर देता हूँ आप लोगों को। एक मिनट, ये मैंने YouTube चैनल का लिंक आप लोगों को भेज दिया जी। इसके ऊपर ये सारी वीडियोस पहले भी हम अपलोड करते रहे हैं, अभी भी हम कर रहे हैं, तो इसको आप सब्सक्राइब करके इसमें आ जाएंगे तो आपको जितनी वीडियोस हम ऑनवर्ड या अभी कर रहे हैं या कर चुके हैं वो सारी की सारी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। सो दूसरी और एक और डिक्लेरेशन बहुत ज़रूरी है, अगर किसी भी बंदे को हमारी टैक्सेशन की बुक चाहिए हो, वीडियोस चाहिए हो, तो हमें मैं वो भी लिंक आपको भेज देता हूँ, उसमें रिक्वायर्ड लिख दे तो उसको टैक्सेशन की जो बुक है 2021 वाली वो भी और वीडियोस भी मिल जाएंगी। ये वो वीडियो है जी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर हमने ये ऑफ़र की हुई है कि आप इस वीडियो में जाके रिक्वायर्ड लिख देंगे तो आपको जो टैक्सेशन की वीडियो स्लाइड्स और जो किताब है वो हम आपको फ्री उसका लिंक जो है आपको पास ऑन कर देंगे। तो अभी मुझे आप इजाज़त दें, आज तक के लिए इतना ही जी। हमारे लिए दुआ कर दीजिएगा,
सबके लिए दुआ कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।